और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे देश की नजरें और निगाहें आज के चुनाव पर थी। बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई जो कि नंदीग्राम में आज हो रही थी। 1 अप्रैल आज नंदीग्राम में नाक की लड़ाई हो रही थी। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी। पूरा देश एकटक नंदीग्राम की तरफ देख रहा था, लेकिन नंदीग्राम में दीदी क्या कर रही थी देखिए जरा। नंदीग्राम में ममता बनर्जी दरअसल व्हील चेयर पर थी। देखिए तस्वीरें, नंदीग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर निकली, दरअसल पैर में उनके चोट थी। सोचिए, ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव उनके अब तक के सियासी करियर का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल चुनाव भी था, क्योंकि यहां कांटे की टक्कर थी और उन्हें कांटे की टक्कर कोई और नहीं, शुभेंदु अधिकारी ये कांटे की टक्कर दे रहे थे। देखिए जरा, ममता बनर्जी बंगाल में नंदीग्राम में सड़कों पर, चौराहों पर, नुक्कड़ पर ममता बनर्जी नजर आ रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सड़कें नापते हुए यह कहा कि वो बंगाल जीत रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो बंगाल में चुनाव जीत रही हैं। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बंगाल में थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि नंदीग्राम ने अपना काम कर दिया। আমি এখনো রিকোয়েস্ট করব, শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। दीदी को अब जाना ही होगा। वैसे आज नंदीग्राम के लोगों ने ये काम पूरा कर दिया है। तो ममता अपनी जीत का दावा कर रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि नंदीग्राम में खेल शुरू हो चुका है। लेकिन इस जीत के दावों के दरमियान बंगाल में वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के साथ साथ भीषण हिंसा भी हो रही थी। इसमें पत्थर चल रहे थे, इसमें लाठी चल रही थी और खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ। देखिए जरा कैसे हिंसा के बीच नंदीग्राम में वोटिंग हुई। एक तरफ नंदीग्राम में ममता जीत का दावा कर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की रैली में कह रहे थे कि नंदीग्राम ने काम कर दिया। एक सीट पर आखिर में फॉर्म, तो दूसरी तरफ वोटिंग के दिन नंदीग्राम चल रहा था। मतदान के दिन सुलगा नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला। वोटरों को गांव से निकलने से किसने रोका? আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি। नंदीग्राम का असली अधिकारी कौन? वोटर्स को अपमान कर रहा है। ये पहले दिन से नंदीग्राम का लोग को अपमान करना उसकी आदत में पड़ गई। बंगाल में दूसरे चरण में वोटिंग के दिन नंदीग्राम सुलग उठा। हाई प्रोफाइल नंदीग्राम सीट पर हमला, हंगामा, पथराव और बवाल के साथ दिन भर ड्रामा हुआ। वोटिंग के बीच नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर काफिले पर पथराव का आरोप लगा। नंदीग्राम में ममता के सामने ही टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया, तो ममता ने कहा कि हंगामा करने वाले लोग बाहरी हैं, बंगाल के नहीं। Not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. बंगाल के डेबरा में भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ पर ही भिड़ गए। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी प्रत्याशी भारती घोष को रोकने का आरोप लगा, तो पश्चिमी मिदनापुर में बीजेपी के तन्मय घोष की कार पर पथराव किया गया। यहां भी टीएमसी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगा। हंगामे और हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच नंदीग्राम के वोटरों में जबरदस्त उत्साह दिखा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच नंदीग्राम के वोटरों ने ममता और शुभेंदु की किस्मत का फैसला कर दिया। नंदीग्राम में किसका खेला होगा, ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। लेकिन टेंशन दोनों खेमों में साफ दिख रही है।
और इस हिंसा और जीत के दावों के दरमियान जल्दी से आपको बता देते हैं कि बंगाल में कितने % वोटिंग हुई इन 30 सीटों पर। ये देखिए आपके सामने पहला चरण और दूसरा चरण दोनों है। दूसरे चरण में हम आपको बता रहे 81% मतदान हुए। पहले चरण में इससे ज्यादा 84% वोटिंग हुई थी। लेफ्ट का गढ़ शुरू से रहा है। अमूमन बंगाल में इतने फीसदी वोटिंग होती है। पहले चरण में 84% और दूसरे चरण में 81% मतदान हुआ है। लेकिन आपको बताएं ममता बनर्जी दरअसल पूरे दिन कहां थी। ममता बनर्जी मैंने आपको बताया व्हील चेयर पे थी, लेकिन ममता बनर्जी के सामने एक बहुत असहज स्थिति पैदा हो गई। क्या हुआ दरअसल आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी व्हील चेयर पर जा रही थी। देखिए ममता बनर्जी व्हील चेयर पर जा रही थी और जय श्री राम के नारे लगने लगे। और आपको पता है कि बीजेपी हमला करती है। ये देखिए दीदी का काफिला यहां से जा रहा है, दीदी जा रही है। बीजेपी हमला करती है कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है। जरा सुनिए आप। अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है। ऐसा खराब इलेक्शन not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन खामोश है और इस पर आपत्ति दर्ज करा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल रैलियां कर रहे थे बंगाल में, लेकिन ममता वो भूल गई कि 27 तारीख को बंगाल में चुनाव था। आपको याद होगा 27 मार्च को, और ममता बनर्जी खुद खड़गपुर में रैली कर रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में रैली कर रहे हैं तो उनके हिसाब से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यही वजह है। देखिए बंगाल में ममता दीदी निकली तो कैसे जय श्री राम के नारे लगे। जरा तस्वीरें देखिए। तो आपने सुना ममता बनर्जी जहां से भी निकल रही हैं बंगाल में उन्हें एक ही नारा सुनाई दे रहा है और वो जय श्री राम। ममता को जितना इस नारे से चिढ़ हो रही है उतना ही लोग नारे लगा रहे हैं, इसीलिए ममता सबसे ज्यादा परेशान है। प्रधानमंत्री ने भी आज हमला किया कि आखिर ममता को इन नारों से क्या परेशानी है, ममता को चोटी वालों से क्या परेशानी है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने कैसे ममता पर प्रहार किया। अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। मैं बांग्लादेश गया था, वहां मैंने 51 शक्तिपीठों में से एक जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो। मुझे गाली देनी है जरूर देते रहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों की आस्था को, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूंगा। तो नंदीग्राम में आज चुनाव था और ममता बनर्जी पूरे दिन नंदीग्राम में थी।
प्रधानमंत्री एक तरफ बंगाल में अलग अलग रैलियों के जरिए सीधे ममता पर निशाना साध रहे थे, तो ममता बनर्जी नंदीग्राम की सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर और नुक्कड़ पर निकल पड़ी थी। देखिए जरा, 1 बजे के बाद ममता जब निकली, कहां कहां गई, पोलिंग बूथ गई, गवर्नर से शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, यह सब कुछ व्हील चेयर पर। नंदीग्राम के संग्राम में आज दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ममता बनाम शुभेंदु की लड़ाई में दोनों ही तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। नंदीग्राम में 5 दिनों से ममता डेरा डाले हुए हैं। इससे साफ है कि नंदीग्राम की लड़ाई ममता के राजनीतिक करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई है। व्हीलचेयर पर बैठकर ममता नंदीग्राम में चुनावी बूथों पर निकली। ये नंदीग्राम की वो तस्वीर जहां इंतजार ममता बनर्जी का हो रहा है। और दीदी देखिए, फिलहाल दीदी की तस्वीर, ममता बनर्जी निकल चुकी हैं क्षेत्र में जाने के लिए। इसके बाद ममता नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर पहुंची। ममता ने आरोप लगाया कि गांव में मतदाताओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। ममता के सामने एक ही बूथ पर जबरदस्त हंगामा हुआ। दीदी ने बूथ से ही गवर्नर को फोन लगाया और इसकी शिकायत की। चुनाव आयोग से भी ममता ने पूरे मामले की शिकायत की। And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence. ममता ने वोटिंग केंद्र में हंगामे को लेकर FIR भी दर्ज कराई। इसके बाद दीदी सीधे थाने पहुंच गई। कुल मिलाकर दिन भर ममता बूथ से लेकर थाने तक दिखती रही और बीजेपी, पीएम मोदी, शुभेंदु से लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधती रही। तो ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही थी, तो खुद ममता के खिलाफ उनके सियासी प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी ममता पर सवाल उठा रहे थे और बीजेपी के बाकी नेता भी दीदी पर हमलावर थे। सुनिए। वो उसकी एक बूथ में एजेंट नहीं निकल दिया, ये सब एलिगेशन दिया। पॉलिटिकल जमी खिंचक रहा है, पूरा इलीगल काम की। 2 घंटा वोट रोक के इतना सिक्योरिटी लेकर उधर और इतना सब गुंडा को लेकर जो ड्रामाबाजी किया, सीधा सीधा एमसीसी के खिलाफ है। दीदी फ्रस्ट्रेशन में और उस फ्रस्ट्रेशन के लिए नौटंकी कर रही हैं, प्रोटोकॉल को तोड़ रही हैं, दुनिया को दिखाना चाहती हैं। हार तो गई थी 1 हफ्ता पहले, लेकिन धीरे धीरे कल परसों से एहसास होने लगा। ये फ्रस्ट्रेशन है। दीदी, पीएम ने सही कहा है, दीदी दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जहां जाएंगी वहीं से हारेंगी 200%। और उसी के लिए फेस सेविंग कर रही हैं। राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं यदि जाकर के किसी बूथ में बैठे, अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर वहां बूथ में मतदान में व्यवधान पैदा करने की कोशिश करें। और आइए अब आपको बताते हैं कि जिन 30 सीटों पर आज चुनाव हुए हैं बंगाल में, उस 30 सीटों का गणित क्या कहता है। जी हां, उन 30 सीटों पर इससे पहले जो विधानसभा चुनाव 2016 में हुआ, उस विधानसभा चुनाव में देखिए टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और बीजेपी को सिर्फ 1 सीट। ये 2016 का गणित मैं आपको बता रहा हूं। इन 3 सीटों में से एक सीट बीजेपी को और 22 सीटें टीएमसी को मिली थी। यह 2016 का गणित मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, यह पूरी बाजी को पलट देता है। अब देखिए, यह मैं आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो बीजेपी को 12 सीटों पर बढ़त है और टीएमसी को 18 सीटों पर बढ़त है। यानी बीजेपी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलेगी इस इलाके से। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अगर वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से बात करूं तो किसको कितना परसेंटेज वोट मिला है। देखिए, टीएमसी को 44.9% वोट मिला था 2016 में, बीजेपी को 7.4% वोट मिला था 2016 में। लेकिन 2019 में कैसे पूरा हालात बदल जाते हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि 2019 में 35% वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। तो बंगाल की बात हो गई, लेकिन बात उस कार की जिस कार की तलाश एनआईए को है। जी हां,
बात हम कर रहे हैं वाजे कांड की। एक और कार निकलकर सामने आ गई है। सवाल यह है कि कितनी कारें, कार पे कार, न जाने कितनी कारें आ रही हैं। ऑडी कार की तलाश है एक। ये है वो ऑडी कार, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑडी कार काले रंग की जो है, ये ऑडी कार कहां खड़ी है? इससे पहले की तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई, वो ऑडी कार दरअसल खड़ी थी। ये देखिए, ये पुलिस हेडक्वार्टर है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, मुंबई पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में ये गाड़ी खड़ी हुई थी। इसी कार की तलाश दरअसल एनआईए को है। देखिए ये कहां है ब्लैक ऑडी कार। एनआईए को इस काले रंग की ऑडी कार की तलाश है। महाराष्ट्र नंबर की एक काली ऑडी का सीधा कनेक्शन सचिन वाजे से है। सचिन वाजे इस ऑडी को भी चलाता था। वाजे की इस कार की तस्वीर एनआईए के हाथ लगी है और एनआईए कभी भी इस गाड़ी को बरामद कर सकती है। मुंबई पुलिस एपीआई सचिन वाजे की कारों का जखीरा सामने आता जा रहा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ब्लैक ऑडी ट्रेस की है और उनकी टीम इस गाड़ी को जब्त करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो ये गाड़ी का ओनर एक बिजनेसमैन और महाराष्ट्र में एनजीओ चलाता है, साथ ही सचिन वाजे का करीबी है। ये गाड़ी के तार मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण से भी जुड़े हैं। मर्सिडीज पहले ही एनआईए अपनी कस्टडी में ले चुकी है। अब ये ब्लैक ऑडी एनआईए की जांच में अहम खड़ी है। जांच एजेंसियों को शक है कि 3 मार्च को वाजे और विनायक शिंदे ने ठाणे के घोटबंदर रोड पर इस कार का इस्तेमाल किया था। शक है कि इसी जगह पर मनसुख हिरेन को बुलाया गया था। एनआईए तमाम टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज के जरिए ब्लैक ऑडी कार की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि अगर एक बार ये कार जब्त कर ली गई तो उसके बाद एनआईए पुलिस हेडक्वार्टर के सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी जहां ब्लैक ऑडी पार्क की गई थी। सिर्फ एनआईए ही नहीं, महाराष्ट्र एटीएस को भी शक है कि मनसुख हिरेन ने भी इस ब्लैक ऑडी का इस्तेमाल किया था। तो सवाल यह है कि आखिर कितनी कारें? हमने आपको पहले भी बताया, इस मामले में एक के बाद एक कारें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरा देश हैरान है कि क्या एक और कार निकलकर सामने आ जाएगी, क्योंकि अब तक 8 कारें सामने आ चुकी हैं। जल्दी से एक नजर आपको हम दोहरा दें। स्कॉर्पियो कार, पहली गाड़ी स्कॉर्पियो आई जो साजिश की पहली कार थी। सारी साजिश स्कॉर्पियो में रची गई। दूसरी कार मैं आपको दिखाऊं, दूसरी इनोवा कार साजिश की है। दूसरी कार ये इनोवा जो आप देख रहे हैं। तीसरी कार मैं आपको दिखाऊं, तीसरी कार ये जो तीसरी कार मर्सिडीज गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मर्सिडीज गाड़ी से ही नोटों की मशीन निकली थी। चौथी कार भी ये मर्सिडीज कार है। पांचवी कार जल्दी से मैं आपको दिखाऊं, ये पांचवी कार लैंड क्रूजर है। छठी कार आप देखिए, ये जो कार है ये कार वॉल्वो कार, इसकी भी तलाश थी जो एनआईए को मिल चुकी है। और वॉल्वो कार के अलावा ये कार है मित्सुबिशी आउटलैंडर। और इसके बाद अब फिलहाल जिस गाड़ी की तलाश है वो गाड़ी है जो आज ऑडी जिसकी तलाश है उसकी तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपको। ये ऑडी, ये देखिए, ये जो ऑडी है ये सीलिंग पर खड़ी हुई है और बताया जा रहा है इसमें 2 लोग बैठे हुए सीलिंग पे इस ऑडी में। बताया जा रहा है एक हो सकता है सचिन वाजे और दूसरा मनसुख हो सकता है, लेकिन इनको तलाश रही है। सवाल ये है, ये भी शक है कि क्या इसी गाड़ी में मनसुख की हत्या को अंजाम दिया गया हो सकता है। इसी गाड़ी में पूरी हत्या की साजिश रची गई होगी। देखिए क्या इसी ब्लैक ऑडी में मनसुख का मर्डर किया गया। वाजे की एंटीलिया वाली साजिश में कारों का रहस्य सबसे ज्यादा अहम होता जा रहा है। अब एक काली ऑडी कार ने एक बार फिर इस पूरी साजिश में एंट्री की है, लेकिन ये ऑडी सबसे अहम कड़ी हो सकती है क्योंकि माना जा रहा है कि इसी ऑडी कार में मनसुख हिरेन की हत्या की पूरी साजिश रची गई। ये सीसीटीवी फुटेज 2 मार्च को शाम 7 बजे का है। काले रंग की ऑडी कार वर्ली सीलिंग के टोल नाके से गुजर रही है और इस काली ऑडी कार में सचिन वाजे और विनायक शिंदे भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार के अंदर 2 लोग मौजूद हैं। अब जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ काले रंग की वो ऑडी है जो मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में पार्क की गई है और दूसरी तरफ वही काली ऑडी दिख रही है जिसमें सचिन वाजे और उसका गुर्गा विनायक शिंदे मौजूद है। रिपब्लिक भारत की एसआईटी पहले ही मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग में खड़ी ऑडी के वाजे और मनसुख हिरेन कनेक्शन का खुलासा कर चुकी है। हमने ये भी बताया था कि एनआईए तमाम टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए काली ऑडी को तलाशने की कोशिश कर रही है।
तो सवाल बार बार यही है कि ये काली ऑडी कार दरअसल पुलिस हेडक्वार्टर में कैसे पहुंची। सोचिए, मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में ये ऑडी कार कैसे पहुंची, ऑडी गाड़ी वहां क्यों खड़ी थी, किसके कहने पर खड़ी थी। ये ऑडी गाड़ी जिसमें बताया जा रहा है सचिन वाजे और मनसुख हो सकते हैं। ये सचिन वाजे सफेद रंग का मास्क अमूमन लगाते हैं, वो हो सकते हैं, और मनसुख हो सकते हैं इस गाड़ी में, और इसी गाड़ी में हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया हो, इसका भी एनआईए को शक है। और यही गाड़ी एनआईए फिलहाल तलाश रही है। ये है ब्लैक ऑडी, काले रंग की ऑडी। अभी कहां है नहीं पता, लेकिन एनआईए को जानकारी मिली है, पुख्ता जानकारी मिली है कि ये ऑडी कहां हो सकती है। लेकिन ये इसके अलावा साजिश की जो पहली कार है, उस पहली कार की अभी भी बहुत से सबूत उस पहली कार से निकल रहे हैं। उस साजिश की पहली कार के बारे में आपको बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे उस कार से निकली हुई गुनाह के वो सबूत जिसके बारे में एनआईए को तलाश है। देखिए जरा। स्कॉर्पियो, वही स्कॉर्पियो जो देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से बरामद हुई थी, और इस स्कॉर्पियो में मौजूद थी जिलेटिन की छड़ें। ये वही कार है जिससे न सिर्फ इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया, बल्कि इस पूरी साजिश का ये पहला और सबसे ज्यादा अहम सबूत है। कहने को तो ये कार मनसुख हिरेन की थी, लेकिन इस कार को सचिन वाजे इस्तेमाल करता था। साजिश का पर्दाफाश होने से पहले तक सचिन वाजे इस कार में पूरा ताना बाना बुन रहा था। माना यह जा रहा है कि वाजे ने इसी स्कॉर्पियो में मनसुख हिरेन की मौत की प्लानिंग भी की थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल किस तरह से इस पूरी साजिश में कार का इस्तेमाल हुआ है। ये जरा देखिए, ये जो स्कॉर्पियो कार थी, ये साजिश की पहली कार है। ये कार कहां थी? 17 फरवरी को मनसुख ने वाजे को ये स्कॉर्पियो कार की चाबी दी। 17 फरवरी को, डेट नोट करिएगा। वाजे ने चाबी अपने ड्राइवर को दे दी और उसके बाद ड्राइवर ने इस स्कॉर्पियो को वाजे की सोसाइटी में लगा दिया 17 फरवरी को। उसके बाद ये ड्राइवर 19 फरवरी को जाकर मार्केट में, ड्राइवर क्रॉफर्ड मार्केट में स्कॉर्पियो लेकर आया। उसके बाद वाजे के ड्राइवर ने इस स्कॉर्पियो को कहां लगाया? पुलिस हेडक्वार्टर में, जहां परमवीर सिंह बैठते हैं, उस हेडक्वार्टर में वाजे की इस गाड़ी को लगा लिया 19 फरवरी को। 21 फरवरी को इस स्कॉर्पियो को पीएचक्यू में 21 तारीख तक, यानी 21 तारीख तक ये गाड़ी पार्क थी पुलिस हेडक्वार्टर में। उसके बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो को वाजे की सोसाइटी में 21 को वापस ले आया। 21 से 25 तक ये स्कॉर्पियो वाजे की सोसाइटी में ही खड़ी थी। 21 से 25 तक, और 25 को एंटीलिया साजिश अंजाम दी गई। सवाल यह है कि पहले कहा गया कि यह गाड़ी एक हफ्ते पहले चोरी हो गई थी, बल्कि यह गाड़ी तो वाजे की सोसाइटी में 25 तारीख तक खड़ी थी। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि गाड़ी चोरी नहीं हुई थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी में ही जिलेटिन की छड़ें रखी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिलेटिन को अब तलाश रही है, उस विस्फोटक को एनआईए तलाश रही। कहां से आया? नागपुर से आया क्या जिलेटिन? एनआईए इस बात की जांच कर रही है। इसके अलावा वाजे ने विस्फोटक कहां से खरीदा? क्या नागपुर से खरीदा? एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनआईए जानना चाहती है इसके अलावा कि जिलेटिन की छड़ों के बॉक्स की तलाश है। दरअसल ये जिलेटिन की छड़ें एक बॉक्स में आती हैं। अब उस बॉक्स को ही एनआईए तलाश रही है। बॉक्स पर बाकायदा क्यूआर कोड लिखा होता है। आपने देखा होगा, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्यूआर कोड होता है। वो कोड उस बॉक्स पर भी होता है जिसमें जिलेटिन की छड़ें रखी होती हैं। अब एनआईए तलाश रही है वो बॉक्स कौन सा है। क्यूआर कोड के जरिए उसकी जानकारी मिल सकती है। तो इस जरिए से ये पता चलेगा कि वाजे ने दरअसल कहां से ये जिलेटिन की छड़ें खरीदी। तो एक एक कर ये राज खुलकर सामने आता जा रहा है। लेकिन वाजे के साथी और भी हैं। जी हां, एक तरफ जिलेटिन की छड़ें और गाड़ियां तलाश रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं कि रियाजुद्दीन काजी को भी एनआईए ने बुलाया पूछताछ के लिए। रियाजुद्दीन काजी दरअसल सचिन वाजे के साथ था। सवाल यह है कि रियाजुद्दीन काजी इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या उसका रोल इस पूरी साजिश में है? देखिए रिपोर्ट। यह है रियाजुद्दीन काजी।
वाजे का चेला, सचिन वाजे का पार्टनर इन क्राइम। कहते हैं जैसे जैसे सरताज का कद बढ़ता है वैसे वैसे प्यादा भी खुद को बुलंद समझने लगता है। ठीक ऐसा ही हुआ काजी के साथ। वाजे के साथ ही ताकत का गुमान काजी के सिर पर भी चढ़कर बोल रहा था। काजी भी खुद को संविधान और कानून से ऊपर समझने लगा था। एंटीलिया साजिश में भी प्यादे पर शिकंजा कस रहा है। एनआईए बार बार काजी को मालिक वाजे का राज उगलवाने के लिए बुला रही है। एक बार फिर जब काजी को एनआईए के दफ्तर में बुलाया गया तो कई घंटों तक सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। अधिकारी काजी से एंटीलिया साजिश और मनसुख मर्डर से जुड़े सवाल पूछते रहे। इस बार काजी के साथ ही वाजे के एक और शागिर्द प्रकाश होवाले से पूछताछ हुई। होवाले वाजे के साथ ही सीआईयू में काम करता था। मुंबई पुलिस में हुए 86 ट्रांसफर में होवाले का नाम भी था। रियाज काजी को एनआईए ने आज ऑफिस पूछताछ के लिए बुलाया था। रियाज काजी सचिन वाजे का सबसे करीबी माना जा रहा है और माना जा रहा है रियाज काजी ने दरअसल साजिश में साथ दिया, न सिर्फ साथ दिया बल्कि सबूतों को नष्ट किया, यह भी आरोप है। एनआईए ने रियाज काजी से पहला सवाल यह पूछा कि आखिर इस साजिश के बारे में क्या जानते हो, यानी एंटीलिया साजिश के बारे में क्या जानता है रियाज काजी। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल एनआईए ने रियाज काजी से किया कि आखिर 25 तारीख को जिस दिन एंटीलिया साजिश रची गई उस दिन रियाज काजी कहां था, क्या उस दिन वो सचिन वाजे से मिला था। तीसरा सवाल जो रियाज काजी से किया गया वो ये कि सचिन वाजे से आखिर मुलाकात किस दिन हुई थी, क्या 25 को मुलाकात हुई थी, 26 को मुलाकात हुई थी, सचिन वाजे से वो कब मिला। इसके बाद अगला सवाल यह था कि रियाज काजी दरअसल नंबर प्लेट की दुकान पर देखा गया था। उससे सवाल पूछा गया कि आखिर उस दुकान में क्यों गए थे, नंबर प्लेट बनवाने गए थे या कोई और वजह थी। रियाज काजी के पास इनमें से बहुत से सवालों के जवाब नहीं थे। लेकिन एक और सवाल रियाज काजी से पूछा गया वो ये कि वाजे की सोसाइटी को चिट्ठी क्यों लिखी थी। ठाणे में वाजे रहता है और वाजे की सोसाइटी को बाकायदा रियाज काजी ने चिट्ठी लिखकर वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को हासिल किया था, क्या उस डीवीआर को नष्ट कर दिया था। यह सवाल भी रियाज काजी से पूछा गया एनआईए ऑफिस में। एनआईए ने अगला सवाल पूछा कि वाजे की सोसाइटी को चिट्ठी क्यों लिखी थी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जो खराब किया या नष्ट किया गया उसे हासिल करने के लिए रियाज काजी ने वाजे की सोसाइटी में एक लेटर लिखा था। एक और सवाल पूछा गया कि मनसुख की हत्या के बारे में क्या जानते हो। रियाज काजी से पूछा गया कि मनसुख की हत्या 5 तारीख को की गई या उससे पहले, या उसकी बॉडी को कहां छिपाया गया, इससे मुतल्लिक क्या जानकारी तुम्हारे पास थी। आखिरी सवाल जो साजिश का था, जो पूछा गया रियाज काजी से कि सबूत मिटाने को तुमसे किसने कहा था, क्योंकि रियाज काजी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने ही सबूत मिटाए हैं। एनआईए ऑफिस में लंबी पूछताछ रियाज काजी के साथ हुई। एनआईए ने सारे सवाल पूछे और साथ ही आइए आपको दिखाते हैं कि वो नंबर प्लेट वाली तस्वीर जिस दिन रियाज काजी पहुंचा था नंबर प्लेट बनवाने के लिए, जो ये बताता है कि रियाज काजी का इस पूरी साजिश से क्या ताल्लुक है। देखिए तस्वीरें, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रियाज काजी, ये घेरे में जो आप देख रहे हैं यही रियाज काजी है जो सचिन वाजे के साथ सीआईयू में था। रियाज काजी नंबर प्लेट बनवाने पहुंचा था, इसलिए रियाज काजी सवालों के घेरे में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ आज केरल में थे। योगी आदित्यनाथ केरल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और वहां इस दौरान उनके निशाने पर लव जिहाद, धारा 370 से लेकर सभी मुद्दे थे और उन्होंने चुन चुनकर यूडीएफ और एलडीएफ पर हमला किया। केरल के अंदर यूडीएफ और एलडीएफ भ्रष्टाचार के साथ ही यहां के विकास को बाधित करने वाली और आस्था को आहत करने वाली है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। केरल ने समर्पण निधि में जो सहयोग किया है इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि केरल का यह सहयोग अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। केरल की सरकार ने, एलडीएफ की सरकार ने केरल के अंदर
देवस्थानम बोर्ड के नाम पर यहां के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए और यही उसको एक जवाब देने की आवश्यकता है। तो आप सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल आप देख रहे थे ये भारत की बात है। इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त। तब तक के लिए नमस्कार।